कौन कितना अमीर है, अगर ये जानना है तो समझें कि उसकी कमाई हुई दौलत किसी आदमी की वो योग्यता है जिसके सहारे वो आगे कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर वो आज काम करना बंद कर दे तो वो बिना कमाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, यही उसकी अमीरी है। रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली ये कि खुद का एक घर होना चाहिए, दूसरी ये कि अगर सैलरी बढ़ गई है तो फिर एक ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं। पर ऐसी सोच, ऐसी स्ट्रैटेजी की वजह से परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाता है। लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं। वो लोग अपनी जॉब्स में बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे होते हैं, लेकिन इस सोच की वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते। इसे हाई रिस्क लिविंग या जोखिम भरी जीवन शैली कह सकते हैं। और इसका कारण छोटा सा है, ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये पता ना होना। 90s के दशक में जॉब्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, रिसेशन आया था, और तब ये बात पता चली कि जो मिडिल क्लास है वो पैसे के मामले में कितना सुरक्षित है। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है। अच्छी बात यह है कि आज लोग ज्यादा अवेयर्ड हैं, उन्होंने सही जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और म्यूचुअल फंड में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सुरक्षित है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स और मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे बचाने में, अपना क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इतना उनके पास वक्त नहीं होता कि वो ये आर्ट सीख लें कि किस तरह से म्यूचुअल फंड लिया जाए या किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो किसी दूसरे को हायर करते हैं, उसकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, और वो जैसा कहता जाता है वो ऐसा करते जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वर्ग है जो कि पैसे को संभालना नहीं जानता, वो हमेशा यही सोचता है जोखिम मत उठाओ, सुरक्षित रहो। और असली प्रॉब्लम यही है कि पैसे की समझ न होने के कारण लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ रहने के पीछे की इच्छा, यानी हमें कुछ ना हो, उसके पीछे का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। या यूं कहें कि उनकी संपत्ति वाला यानी एसेट वाला कॉलम खाली रहता है तो कोई गलत बात नहीं होगी। और जब सचमुच जिंदगी में वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका आता है ना, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पैसे की समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके, बूंद बूंद से सागर भर के अमीर हो सकते हैं। आप सूझबूझ के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने 5,000 रुपए को 10 लाख रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम सोच की है। ये जो गरीब वर्ग या मिडिल क्लास जो वर्ग है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही जोखिम भरा मानता है, पर वो ये नहीं जानता कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी सोच में है, उनकी नासमझी में है। वो ये नहीं जानते कि पैसा कहाँ लगाना है। वो हमेशा अपने पैसों की जिम्मेदारी दूसरों पर लाद देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं। तो अगर आप भी दूसरों की तरह सोचते हैं, घर को एक एसेट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग मालिक को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे होते हैं। एक्चुअली वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आप नहीं सफल होते, आपका मालिक सफल होता है और उसे उसके रिटायरमेंट के लिए मदद मिल रही होती है। अच्छा, दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। तीसरा, अगर आपके पास घर है जिसे आप अपना एसेट मानते हैं, जो कि दरअसल एक लायबिलिटी है, तो आप बैंक्स के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन घरों के ऊपर लोन ले रखा है और वो लोन चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फायदा आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को फायदा हो। मान लीजिए कि अगर आप ये फैसला कर भी लेते हैं कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, पर पैसों की समझ न होने के कारण, उसे मैनेज करने की समझ न होने के कारण आपको ये नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सैलरी के सहारे ही अपनी संपत्ति को, अपने एसेट्स को खड़ा करना चाहते हैं, पर जब उनकी संपत्ति बढ़ती है
तो वो किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं, कब कोई दूसरा आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है, और संपत्ति और दायित्व के बीच का बैलेंस कैसा है, ये सब बातें भी समझना उतना ही जरूरी है। तो फिर सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति, आपकी सफलता, आपके आसपास का माहौल, आपकी दौलत, इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी भर का सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट जिंदगी भर पढ़ना है, सीखना है और अमीरी की राह पर आगे बढ़ते जाना है। रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। मुश्किल के दौर में, गरीबी के दौर में अपने आप को कैसे संभाला जाए, अपने आप को कैसे गरीबी से उबारा जाए, इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन कर्ज लेने के लिए, क्योंकि उनकी माली हालत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने नए गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, उनके महंगे कपड़े, घड़ियां, जूते और बहुत सारे ऐसी चीजें लोन वाले पेपर में जो संपत्ति वाला कॉलम होता है उसमें लिख दिया, एसेट्स में लिख दिया और भेज दिया। उन्हें लगा कि मेरे पास इतनी चीजें हैं तो लोन अप्रूव हो जाएगा, पर उनका लोन का जो पेपर था, एप्लीकेशन पेपर, वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिजूल था। लोन कमेटी को वो बात एकदम भी समझ नहीं आई। वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास एक नॉर्मल सी नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता है। उन्होंने उनके महंगे कपड़े और महंगे जो खेल का सामान था उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी में कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा ही अचंभा होता है जब वो किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसकी नेटवर्थ करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए है, क्योंकि नेटवर्थ के सटीक ना होने का एक खास कारण है। वो ये कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को, एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं ना, उनका प्राइस, उनका रेट, उनका दाम बहुत कम हो चुका होता है। ऊपर से उन पर आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है और इतनी सारी चीजें आपको पैसे के संकट में डाल देती हैं, गरीबी में फंसा देती हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टीज बेचते हैं, एसेट्स बेचते हैं। पहले तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचते हैं जो कि सच कहें तो बहुत ही कम बिकती हैं, और अगर बिकती भी हैं तो उस पर टैक्स होता है। तो इस तरह से एक बार फिर से सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है, बैंक अपना हिस्सा ले लेता है, और जो काम कर रहा होता है वो कर्ज में डूब जाता है। तो सीख यही है कि इन सारी चीजों में फंसने के बजाय अपने काम से काम रखिए। जो कर रहे हैं वो करते चलिए, कुछ भी छोड़िए नहीं, पर हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ी एक्स्ट्रा समझदारी से, फाइनेंशियल लिटरेसी से पैसों को यूज करने का, पैसों को इन्वेस्ट करने का हुनर सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके एसेट्स बनाते जाइए, पर हाँ, ऐसी चीजों को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है, क्योंकि ये चीजें कभी भी एसेट्स नहीं हो सकती। गरीबी से बचने का एक दूसरा तरीका यह है कि अपने खर्च कम कर लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और घटा लें और मेहनत ज्यादा करना शुरू कर दें, जिससे इनकम ज्यादा हो। अब बहुत सारे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है कि सही जगह निवेश करने का क्या मतलब है, सही इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें आपकी मौजूदगी की जरूरत ना हो। स्टॉक्स, बॉन्ड खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट में खर्च करें, अपने आप को ग्रूम करने में पैसे खर्च करें, एजुकेशन में जैसे कि म्यूजिक, लिखना, पेटेंट, स्पोर्ट्स और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जिसे खरीदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उस हर चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्यार हो। जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी को इमारतों से और जमीन से प्यार था, तो उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किया। जब पैसे खर्च ही नहीं करने हैं तो फिर कमाएं क्यों, और ऐसी अमीरी का क्या फायदा। नमस्कार। इस बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि यह सिर्फ सोच का अंतर है। जो अमीर आदमी होता है वो भी ये चीजें खरीदता है, वो विलासिता की चीजें खरीदता है, लेकिन सबसे बाद में पहले वो ये देखता है कि क्या करने से उसे फायदा हो सकता है और किस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं उल्टा जो मिडिल क्लास आदमी है या गरीब आदमी है, वो थोड़ा सा पैसा आने पर भी सबसे पहले वो अपने शौक पूरे करता है, घर, हीरे, ज्वेलरी, गाड़ियां, कुछ भी खरीद लेता है। अमीर आदमियों के पास भी ये सब होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो उधार के दलदल में नहीं फंसते। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वो अपनी अर्निंग वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, उसे सिक्योर करते हैं। उसके बाद
उनके एसेट्स वाले कॉलम से जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, उससे वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर ये चीजें खरीदता है, लोन लेता है। सच्ची लग्जरी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन देती है, उसे बढ़ावा देती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जब उनकी वाइफ और उनके पास उनके अपार्टमेंट से अतिरिक्त पैसा आने लगा, रेंट या कुछ भी, तब वो बाजार गए और उन्होंने अपने लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी। इसमें जरा सी भी मेहनत नहीं लगी या जोखिम नहीं था, क्योंकि वो पैसा उन्होंने अपनी सेविंग्स से नहीं बल्कि अपार्टमेंट हाउस के इनकम से खरीदा था। पर इसके लिए उन्होंने 4 साल तक इंतजार किया, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहे, और जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ा तो आखिरकार वो उन्हें इतना पैसा दे गया कि एक महंगी कार खरीदी जा सके। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो, पर कर्ज पर ऐसी चीज खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उससे उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि उस चीज को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया गया है वो उस आदमी के सर पर भार बन जाता है। अगर एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी भी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है। और ये राज अमीरों को भीड़ से अलग रखता है, या यूं कहें कि भीड़ से आगे रखता है। जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में फोकस्ड रहते हैं, और ये उन्हीं को मिलता है जो अपने काम में पूरा मन लगाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, वो लोग अमीर बन जाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि मुझे याद है, हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो मेरे रिच डैड की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वो उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, वो आज भी जिंदा हैं। न जाने कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये जो थॉट था, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया गया। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा दुख का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। और सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ऊंची आमदनी वाले मिडिल क्लास से। और टैक्स के बारे में अगर हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा इतिहास में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने बताया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जो वॉर्स होती थी, युद्ध होते थे, उनका खर्च जुटाने के लिए टैक्स जरूर लगाए जाते थे, जिसके लिए किंग या फिर प्रेसिडेंट सिर्फ कह भर देते थे और हर आदमी उसकी बात मानकर अपना सहयोग अपनी इच्छा से देता था। बाद में सन 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर लागू कर दिया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें संशोधन के बाद अमेरिका में भी इनकम टैक्स जो है वो लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे लगभग 50 सालों के बाद लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एक और बात थी, शुरुआत में ये जितने भी टैक्स थे ये सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। तो रिच डैडी चाहते थे कि माइक और वो इस बात को न भूलें, और उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि टैक्स का जो थॉट है वो लोकप्रिय बना ही इसीलिए कि लोगों को लगता था कि इससे अमीरों को सजा दी जाती है और मिडिल क्लास और गरीबों को मदद मिलती है। पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स का मारा हुआ है और मिडिल क्लास भी, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो टैक्स का मारा हुआ है वो है मिडिल क्लास। रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे कहना जारी रखते हैं, एक बार सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उसके फायदे नजर आ गए और उनकी भूख बढ़ गई। रिच डैडी ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों ने वक्त के साथ साथ कॉरपोरेशन की ताकत को समझा, एकजुट होकर उन्होंने इस टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों के ऊपर डाल दिया जिन लोगों ने कभी इसके सपोर्ट में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमीरों का पैसा नहीं था, उनकी समझ थी, उनकी जानकारी थी, उनकी अवेयरनेस थी। उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए संविधान को समझा, रूल्स को समझा
और फिर उनमें कमियां निकाली और फिर किस तरह से उनसे बचा जाए ये सब देख परख के कॉरपोरेशन का सहारा लिया और वो उसमें सफल भी हुए। अमीरों और गरीबों के बीच ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। अमीरों से वसूलों का जो नारा लगाने वाली भीड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही और ऐसी लड़ाइयां तब छिड़ती हैं जब किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर कानून बनते हैं, और ये लड़ाई कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है, पर वो ये मानते नहीं। हारने वाले लोग वो हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं। अगर वो ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वो भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते थे। फिर वो भी गरीबी से आजाद हो सकते थे, पैसे के मालिक हो सकते थे और अमीर बन सकते थे। रिच डैड कहते हैं कि इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने बच्चे को यह सलाह देता है कि खूब पढ़ो और नौकरी करो। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता। समाज उसके पैसे को हड़प लेगा और उसे गरीबी की ओर धकेल देगा। कहते हैं ना कि उस देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और ये जो मुकद्दर है ये हम अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी अवेयरनेस से बदल सकते हैं। अमीरी और गरीबी में सिर्फ सोच और समझ का ही फासला है।